नमस्कार भाइयों बहनों एवं साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं, यहाँ पर भारत देश के लोगों के लिए, इंडिया देश, भारत देश के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, आपको बता दूं, यानी कि सरकारी बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक में एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, कहा गया है कि हमें 484 लोगों को रिक्रूट करना है अपने बैंक में, जो कि हम सफाई कर्मचारी और इसके अलावा सब स्टाफ जैसे पोस्ट पर रिक्रूट करेंगे। उसके लिए वैकेंसी दी गई है 484, यानी कि 484 वैकेंसी देकर कहा गया है कि हमें इतने लोग चाहिए अपने बैंक में, जो कि हम सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ जैसे पोस्ट पर लेंगे। और इसमें ऑल इंडिया को एलिजिबल रखा है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने इस जानकारी को। और ये नोटिफिकेशन आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और आपके साथ डिस्कस बिल्कुल सही समय पर हो रहा है ये। और जो भी लोग इस जॉब पर अप्लाई करना चाहें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी 10th पास है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन पर जाने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें 10th पास मांगा जा रहा है। यानी कि अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, या प्राइवेट बोर्ड से हैं, या गवर्नमेंट बोर्ड से हैं, मतलब पूरे इंडिया देश में आप किसी भी बोर्ड से अपने 10वीं क्लास पास कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए जॉब रहेगा। अभी देखिए, लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम लोग 10th पास है तो हमें भी जॉब मिल सकती है। भाई देखिए, यहाँ पे आपके लिए बैंक में आ रही है 10th पास जॉब। आप खुद देख लो, आप 10th पास, कहीं कहीं 6th पास, 7th पास, तो इस तरीके की जॉबें आती रहती है आपके लिए। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, चैनल से जुड़े तो आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपके लिए अब यहाँ पर यही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, बिकॉज ऑफ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 93% से भी ज़्यादा शेयर जो है इस बैंक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इसका मतलब जो ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 93% है इस बैंक की। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, यानी कि बैंक सरकारी है। इसका मतलब आपकी जॉब सरकारी होगी और आपकी जॉब ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट होगी। यानी आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होंगे ही, साथ ही आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ना कि एक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। क्योंकि आप अगर फ़र्क समझे दोनों में, तो आपको ऑल इंडिया बेसिस पर फ़ायदे मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग अप्लाई करो इस जॉब पर। अब मैं एलिजिबिलिटी डिटेल में, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और सैलरी क्या मिलेगी, काम क्या करना होगा, फॉर्म का फीस क्या लिया जा रहा है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई एग्जाम होगा क्या, या फिर कैसे सिलेक्शन हो रहा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। उसके बाद जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सभी लोगों को सब कुछ ध्यान से सुनना होगा। और भारत देश के अगर आप हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, हर जगह में कहीं पर भी रह रहे हैं या कहीं की भी नेशनैलिटी या डोमिसाइल रख रहे हैं, तो आपके लिए जॉब रहेगी। अब आपको आगे एक और चीज़ क्लियर करूंगा कि ऑल इंडिया में हर एक जगह का कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं, वो मैं आपको नोटिफिकेशन से समझा दूंगा, जिससे कि आपको विद प्रूफ समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, हम भी एलिजिबल है तो हम भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और रही बात इसके नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक की या फिर एक वेबसाइट का, जो लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, इन सबको मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख लो, कोई इसमें आपको परेशानी होगी नहीं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आते हो, यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट करके एक सेक्शन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से ढूंढोगे तो एक रिक्रूटमेंट नाम से एक सेक्शन होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन को क्लिक करते ही आप उस जगह पर आओगे जहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट या नई नोटिफिकेशन जॉब के लिए आ रखी है। ठीक है। अभी मेरे को यहाँ मिल नहीं रहा है, आपको ढूंढ लेना है। यहीं पर रिक्रूटमेंट नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उस पर आप जैसे ही आते हैं तो इस तरीके से आपके पास एक और नया पेज आ जाएगा। इसमें आप देखोगे तो देखिए रिक्रूटमेंट लिखा है ये, और इसी में आप देखोगे तो अभी करेंटली जो नया नोटिफिकेशन चल रहा है वो ये चल रहा है, फॉर सफाई कर्मचारी चाहिए इस बैंक को, और सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ चाहिए, और एंड साथ में इनको सब स्टाफ भी चाहिए। यानी कि दो तरह के पोस्ट हैं, आप दोनों देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2024-25 बोल दिया इन्होंने, यानी कि 2024 वाले ईयर के लिए ले रहे हैं। यानी आपको आपको जॉब नए साल के बाद ही 2024 के अंदर ही जाकर मिलेगी। जनवरी फरवरी के करीब आप मान सकते हो अपनी जॉब को आपके हाथ में होगी। चलिए नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अगर बात करें, सफाई कर्मचारी चाहिए इनको और सब स्टाफ चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, वो जो है
लीडिंग एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि एक पब्लिक के लिए बनाया गया बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में आ रहा है, मतलब कि प्राइवेट बैंक नहीं है, इसका कहने का मतलब साफ यही है। इन इट्स अपनी 112वीं ईयर्स ऑफ सर्विंग इन द नेशन, मतलब भारत को, यानी अपने भारत देश को 112 साल से वर्क अपना सर्विस दे रहा है। अब ये बैंक को अगर आप जानना चाहो तो ये बैंक 112 साल से सर्विस देता जा रहा है पूरे देश में, विद द हेड ऑफिस, इनका हेड ऑफिस मुंबई में है, हैविंग पैन इंडिया प्रेजेंस, ये पूरे देश में प्रेजेंट है। आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, ये बैंक का ब्रांच मिल जाएगा। ये बैंक के एटीएम या बैंक की जो है आपको ब्रांचेस मिलने वाली है, ऑफिस मिलने ही वाले हैं, यानी कि ये बैंक हर राज्य में, हर एक सिटी में ऑपरेट करता हुआ मिलेगा ही भारत देश में। बात कर ले तो ये बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में बनाया गया, मुंबई से ही वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं पूरे देश पे। अगर बात करें तो मुंबई में इनका हेड ऑफिस है और भारत देश में अलग अलग जगहों पर इनके जो है बैंक के ब्रांचेस हैं। अगर बात करें तो इन्होंने बोल भी दिया है कि पैन इंडिया हम काम कर रहे हैं, और ये हम 1911 से कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो जो है वाज द फर्स्ट इंडियन, एक पहला जो है एक भारत का कमर्शियल बैंक है। ये आपके पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन, अगर आपको जानना हो तो वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वाज होली ओन्ड, जो कि पूरा का पूरा ओन करा जाता है और मैनेज कराया जाता है बाय इंडियंस के द्वारा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बैंक वाज द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम ऑफ श्री सोभर जी पोन खानावाला पोच पोख खाना वाला फाउंडर थे बैंक के। आप देख लो श्री सौरभ जी, श्री सौरभ जी करके जो है ये किसी का नाम है, और ये जो थे ये फाउंडर थे इस बैंक के, मतलब इन्होंने ही बैंक को शुरू करवाया था, इनका ड्रीम था और तब से ये बैंक चल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, जो भी एलिजिबल होगा इस पर अप्लाई कर देगा इन वैकेंसियों पर। सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ, दो तरह के पोस्ट रहेंगे। आप ये देखोगे तो ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा। डेट्स का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, आपका फॉर्म परसों से चालू हो चुका है, देख लो, और 9 जनवरी तक लास्ट डेट है, यानी आपके पास एक लिमिटेड समय है आपके पास इसमें अप्लाई करने का। पेमेंट ऑनलाइन में ही होगी, आप देख लो, ऑनलाइन ही आप सिर्फ फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन ही पेमेंट करोगे। 20 दिसंबर से 9 जनवरी 175 रुपये लिए जाएंगे आपसे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब देखिए गवर्नमेंट बैंक है, इस वजह से चार्जेस कम है, और ये आपको बता दो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर SC ST कैंडिडेट। अब देखिए SC ST के लिए आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो तो आपको 850 रुपये पे करने होंगे फॉर्म के, ये यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जीएसटी मिल चुकी है, आप देखोगे तो जीएसटी इंक्लूड हो चुकी है इन दोनों में ही, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। और आप इसमें ये देख सकते हो कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग, इसमें एग्जाम होने के बाद आपको ये जॉब मिलेगी, और एग्जाम के बाद ये जॉब तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन वो एग्जाम से पहले आपका ट्रेनिंग भी लेंगे, जो कि किन कैंडिडेट्स का लेंगे मैं आगे क्लियर करता हूँ। जनवरी 2024 में आपको जो है एक कॉल लेटर दिया जाएगा कि आप ट्रेनिंग ले लो अपने इस एग्जाम के लिए, और कंडक्ट जो होगा इसमें प्री एग्जाम ट्रेनिंग करके एक एग्जाम कंडक्ट होगा, जनवरी में ही ले लिया जाएगा। मतलब कि आपको एक एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हो इसके अंदर, तो आप इसके लिए एक एग्ज़ाम देके जनवरी मंथ में ट्रेनिंग ले सकते हो, अगर आप उसमें पास कर जाते हो। और इसमें एक जो रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा, एग्ज़ाम आप देख लो फरवरी में होगा इस जॉब का जो मेन एग्ज़ाम है, और रिजल्ट इसका फरवरी एंड में आएगा। और लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा जोन वाइज मीन्स ये होता है आप जिस राज्य की वैकेंसी को ले रहे हो उसके उस राज्य की उस जगह की जो भी लोकल लैंग्वेज लोग वहाँ बातें कर रहे हैं बोल रहे हैं वो आपको आनी चाहिए। सपोज आप बिहार की ले रहे हो तो बिहारी या हिंदी या भोजपुरी या जो भी इनमें से आपको आ रही हो तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जोन वाइज वैकेंसी आप लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अब जिस जगह की आप वैकेंसी ले रहे हो, जहाँ पर मोस्टली लोग चाहे तो अगर जिनको हिंदी इंग्लिश ही आती है तो वो ऐसी जगह की जॉब ले जो कि हिंदी इंग्लिश वहाँ पर ज़्यादा बोली जा रही है, जिससे कि आपको जॉब करने के लिए परेशानी ना हो। और ये जोन वाइज मतलब कि जोन के हिसाब से आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो मार्च के एंड में आप मान सकते हो। और इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट है वो अप्रैल 2024 में आप देखोगे, यानी कि 2024 के अप्रैल मंथ में आप देखोगे, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा उस चीज़ को। ठीक है, अब पोस्ट की बात आपको बता दी, जॉब प्रोफाइल ये है, ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ द सब ऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ ये भी कही है, फॉर परफॉर्मेंस ऑन विच नो स्पेशल पे शैल बी। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ और ये भी कही है कि आप मान लीजिए अलग से भी अगर काम कर रहे हो एक्स्ट्रा तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा, जितने दिनों में काम करना है उतने ही दिन काम करो, रूटीन ड्यूटीज रोज़ की जो ड्यूटी होती है वही करो आप, और यही इन्होंने कहा है। और इसके बेस पर आपको यहाँ पर रुपए जो भी इनका होगा वो दे देंगे। स्केल्स ऑफ पे आपको बता दूं, और प्रोबेशन आपको बताते चलता हूँ मैं यहाँ पर क्या रहेगा।
सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर में आपका जो रहेगा, देखिए इन्होंने बता दिया है यहाँ पर 14,500 रुपये। ठीक है, इन्होंने बताया है पहले आपके 14,500 होंगे और फिर वो 16,500 होंगे एक समय पर, और फिर वो 19,575 होंगे। इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी और एक समय पर 28,000 तक भी जाएगी ये सैलरी। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे एंटाइटल फॉर डीए और ये सब जो चीज़ें हैं बाकी आपकी, भी पार्टी सेटलमेंट एंड द पॉलिसीज द रूल्स ऑफ द बैंक। ये देखिए कह रहे हैं आपको डियरनेस, महंगाई भत्ता और एचआरए, हाउस रेंट अलावेंस, सीसीए और स्पेशल अलावेंस भी आपको देंगे और ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी दे देंगे। मतलब कि जो आपको अगर कहीं भेज रहे हैं काम से तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस देंगे, स्पेशल पे भी देंगे, लीव फेयर कंसेशन देंगे, लीव एनकैशमेंट, और इसके अलावा ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, खुद के लिए भी मिलेगा, डिपेंडेंट्स के लिए भी मिलेगा, मेडिकल एड और ग्रेट्युटी, और साथ में डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम और स्टाफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग लोन, कन्वेंस लोन, तरह तरह के लोन भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाती है उनके लिए रहेगा। प्रोबेशन 6 महीने का रहेगा, 6 महीने आप सर्विस दोगे उसके बाद जाके आपको आप मान सकते हो कि आप इस बैंक में एक रेगुलर एक परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हो। ठीक है, आपको प्रोबेशन पीरियड में आपका जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो बिल्कुल सेटिस्फाई करना होता है, आपको बिल्कुल सही काम देना होता है, वहाँ पे सही काम कर रहे होंगे आप 6 महीने, तभी आप लोगों को वो मान सकते हैं कि आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड सही गया है। इस वजह से आप एक परमानेंट और एक सही में एम्प्लॉय आपको मान लेंगे, वो एक परमानेंट एम्प्लॉय मान लेंगे, लेकिन वो 6 महीने का ही रहेगा, उसके बाद ही माना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भारत के लोग और नेपाल भूटान जैसे देश के लोग, या फिर आप मान लो कि यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान, बुर्मा और श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा और द तंजानिया, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, और यहाँ पर जाम्बिया, मलावी और जेर और इथियोपिया और वियतनाम जैसी जगहों के अगर आप देश से आए हैं, मतलब आप वहाँ के निवासी थे और अब आप परमानेंटली भारत देश शिफ्ट कर गए और भारत देश में कहीं कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए आपके पास एक परमानेंटली सेटल होने का प्रूफ हो भारत देश में, तभी आप लोग इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऑल ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर बात करें भारत देश के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं नेशनैलिटी के साथ, दूसरे देश के लोग परमानेंट रेजिडेंट लेने के बाद भारत देश का, तभी वो फॉर्म भरेंगे। कट ऑफ डेट्स की बात बता देता हूँ, जो भी आपकी कट ऑफ चेक होगी, एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वो सब 31 मार्च 2023 के डेट के हिसाब से चेक होगी। और जो लोग भी आपका जो भी कैंडिडेट 18 से लेकर 26 एज के बीच का है वही लोग फॉर्म भरेंगे। सपोज 18 प्लस और 26 बिलो के बीच वाले कैंडिडेट, सपोज आप 26 प्लस कर गए और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो आप 31 तक फॉर्म भर सकते हो। अदर बैकवर्ड कास्ट वाले नॉन क्रीमी लेयर में 28 तक 29 डेट तक 29 अपने ईयर तक होने तक फॉर्म भर सकते हैं। डिसेबिलिटीज वाले 10 साल और एक्स्ट्रा भर देंगे फॉर्म में, मतलब उनको 10 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो सभी लोग अपना रिलैक्सेशन देख लें अपर एज का फॉर्म भरने के लिए उनको क्या मिल रहा है। इसका प्रूफ आपको देने पड़ते हैं रिजर्वेशन के, तभी आपको मिलते हैं फायदे। याद रखिएगा, याद रखिए 31 मार्च 2023 में जो लोग 18 कंप्लीट करें, ठीक है। आप ये मत सोचना कि फॉर्म अभी भरवाए जा रहे हैं तो अभी के कट ऑफ डेट मानो, हर जगह अलग अलग प्रोसेस होता है। इस वाले रिक्रूटमेंट में 31 मार्च देखा जा रहा है। जो लोग मार्च में 18 प्लस कंप्लीट कर गए वो फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग 31 मार्च को ही 26 प्लस कर गए थे वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, अगर वो रिजर्वेशन में होंगे तभी वो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 2023 के मार्च की बात हो रही है यहाँ पे, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लो एक बार। क्वालिफिकेशन यही रहेगा, 10th पास आपका चाहिए होगा, किसी भी बोर्ड से आप पास है तो आप कर सकते हो अप्लाई। तो ये सब आपने देख लिया होगा। सच टेम्परेरी कैजुअल वर्कर, जो लोग मान लीजिए अभी करंटली कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो लोग टेम्परेरी बेस्ड पर सेम इसी पोस्ट पर सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर मान लीजिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं टेम्परेरी बेस्ड पर, तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर। वो इन्होंने बताया है जो कि इनको कितने साल का मिलेगा वो यहाँ से आप देख लेना।
इनको रिलैक्सेशन मिलता है। जो लोग टेम्परेरी वर्कर रहे हो कहीं ना कहीं तो उनको फ़ायदे मिलेंगे। सेम पोस्ट पर अगर आप रहे हो तो उनको फ़ायदे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अपर एज में मिल जाते हैं। तो आप बाकी सारी चीज़ें देख लेना। सैलरी का मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया, 28,000 मैक्सिमम जाएगा। अभी आप शुरू में 21-20 हज़ार लेकर चल सकते हो, ठीक है। ये आप सैलरी मान लो इसको। बाकी ये सारे पॉइंट रीड कर लो। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है, किसी भी बोर्ड से आप अप्लाई कर दो। याद रखिए लोकल लैंग्वेज के टेस्ट में आपका पास होना जरूरी रहेगा। आप जिस भी राज्य या यूनियन टेरिटरी की वैकेंसी को ले रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसका एक टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। रिजर्वेशन डिसेबिलिटीज वालों का है और कितना है तो वो आप यहाँ से देख लेना। ये सारे पॉइंट रखे गए हैं यहाँ पर, आप देख लो। ब्लाइंडनेस है, किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को कम दिख रहा है। हियरिंग इम्पेयर्ड है किसी को, तो सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे पॉइंट दिए गए हैं आपके। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पॉइंट है। ये ईडब्ल्यूएस वालों का पॉइंट है। बैंक अरेंज करेगा एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग इन ऑनलाइन मोड में, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट को एक ट्रेनिंग कराएगा एग्जाम से पहले बैंक। और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर करवा रहे हैं। और ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू ऑप्ट, वो ले सकते हैं जो लोग चाह रहे हो। एंड विश टू अवेल प्री, वो शुड फिल, ठीक है। याद रखिए आपको एक फॉर्म के अंदर ही एक ऑप्शन मिलेगा कि आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो इस रिक्रूटमेंट में या नहीं। आप फिल कर दोगे तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। आपको ट्रेनिंग के बाद इसका एग्जाम आपका रहेगा। ट्रेनिंग के लिए जो भी इन्होंने बताया, आप सभी लोग SC ST और रिजर्व कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। अगर आप जनरल OBC और EWS में है तो आपको नहीं मिलेगा। OBC में नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही इसका फायदा मिलेगा। याद रखें OBC क्रीमी लेयर इसका फायदा नहीं लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल है। ऑनलाइन एग्जाम लिया और फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया और उसके बाद मेरिट बना दी और उसके बाद आपको बता दिया लिस्ट डाल के अपने वेबसाइट पर कि हम लोगों ने इन लोगों को सिलेक्ट किया है, आप लोग यहाँ पर आओ और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ और ज्वाइनिंग करो और जॉब ले लो। सिंपल यही प्रोसेस रहेगा। स्ट्रक्चर इस एग्जाम का मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज आएगा, 10 नंबर का आएगा इंग्लिश मीडियम में। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, और साइकोमेट्रिक टेस्ट रीजनिंग में रहेगा जिसमें आपका 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल अगर आप देखते हो 70 मार्क्स का पेपर 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में आपको खत्म कर देना है। वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार ध्यान से इस चीज़ को रीड करो। लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम के बाद 4 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी को लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने का मौका मिलेगा। मतलब कि ये एग्जाम रिटर्न वाला आपका, ये जो ऑनलाइन एग्जाम था ये तो हो गया आपका कंप्यूटर पर, ये आपका एग्जाम ले लिया इन्होंने। ये सारे 70 मार्क्स का पेपर देकर 90 मिनट में आपका एग्जाम करा दिया अलग अलग सेंटर पे पूरे देश में। और उसके बाद इस एग्जाम को करा देने के बाद इन्होंने बोला अब हम लोकल लैंग्वेज टेस्ट लेंगे। लेकिन हमने जितनी वैकेंसी बताई, सपोज हमने 444 बताई थी, याद होगा आपको। देखिए मैंने यार वो पॉइंट कहाँ चला गया, एक मिनट। देखिए ये रहा वो पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ ये कह रहा था जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो, इन्होंने बोला कि 90 मिनट में आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि हमारी जो वैकेंसी है वो 484 है, ठीक है। तो अब ये 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को लेंगे। आप ये मान लो कि 1900 के लगभग लगभग ये कैंडिडेट को 1900 से ज़्यादा लोगों को ये लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाने वाले हैं। और लोकल लैंग्वेज टेस्ट में तो वो लोग फिर उस तरीके से यहाँ पर देंगे। सपोज तमिलनाडु में कोई ले रहा होगा वैकेंसी को, तो वो तमिल लैंग्वेज का लोकल लैंग्वेज टेस्ट देगा, ठीक है। जिस जगह की आप वैकेंसी ले रहे हो उस लैंग्वेज का आप एग्जाम दोगे। भले ही आपको नहीं आती तो आप पहले या तो उसको प्रिपेयर करो उस लैंग्वेज को, या फिर आप उस लैंग्वेज को लो जो कि जिसको आप जानते हो, उस वाली जगह को लो इस जॉब के लिए। 30 नंबर का एग्जाम है, हाफ आवर में खत्म हो जाने वाला है। आप देख ही सकते हो इसमें लिखा भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप एक बार देख लो, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से आप सब लोग यहाँ पर रीड कर लो। लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने लोकल लैंग्वेज का बता दिया है।
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार राज्य में लोगे इस वैकेंसी को, तो आपको बिहार राज्य के लिए इंग्लिश और हिंदी आपको आनी चाहिए। इनमें से किसी भी लैंग्वेज का आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों चल रहे हैं। आप देखोगे तो गुजरात में आपको गुजराती लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, नहीं आती तो हिंदी इंग्लिश से भी आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड बोल रहे हैं मतलब कि इन तीनों में से अब इन्होंने और नहीं लगाया है वर्जन ऑफ टेस्ट, मतलब कि आपका टेस्ट इनमें से किसी में भी हो सकता है। आपके अलग अलग राज्यों में मीडियम उन्हें देने पड़ते हैं, जिससे कि उस राज्य के कैंडिडेट को समझ आ सके या उस राज्य में लेने वाले जॉब वाले को समझ आ सके उस जगह की भाषाएं। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम के मीडियम है, आप देख लो। ये लैंग्वेज के नहीं है, लैंग्वेज के मैं आगे आपको क्लियर करता हूँ। लैंग्वेज में सिंपल है, जो राज्यों के वहाँ पर बोली जा रही है वो लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और इसमें कुछ अलग होने वाला है नहीं। पेनल्टी रॉन्ग आंसर की लेंगे क्या, ये बता रहे हैं। हर क्वेश्चन के गलत आंसर पर देने पर कैंडिडेट का 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, अगर आप गलत करते हो उस क्वेश्चन का आंसर तो 1/4 मार्क्स उसमें से डिडक्ट होगा, जो कि एक नेगेटिव मार्किंग कहते हैं, जिसको आप सभी लोग वही रहेगा। ठीक है, कट ऑफ किसके बेस पर डिसाइड होगी, जो लोग ऑनलाइन पास कर रहे हैं, लोकल पास कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज दोनों प्लस पास करने के बाद ही लोग अपने आप को लिस्ट में देख पाएंगे, और उसके बाद ही वो लोग जॉब ले पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। एग्जाम सेंटर में आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ होने वाला है। बहुत जगह होगा, भारत देश में अलग अलग जगह रहेगा। याद रखिए, द लोकल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 8, सिर्फ 8 जोन में रहेगा। यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग सिटी प्लेसेस में देखने को मिलेगा पूरे भारत देश में, लेकिन लोकल लैंग्वेज का टेस्ट सिर्फ अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली और कोलकाता, लखनऊ और MMZO यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन जोनल ऑफिस और पुणे और पटना, ये 8 जगहों के अलावा इसका एग्जाम कहीं नहीं होगा लोकल वाली लैंग्वेज का। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। आप सेंटर को ध्यान से चूज करना, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होती, इसमें ये चीज़ें लिखी हैं वही सारी चीज़ें, आप इसको एक बार रीड कर लो। प्रोविजनल सिलेक्शन और ये कुछ पॉइंट है, आप इसको एक बार। अब देखिए, मैं आपको बता दूं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए होंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाओगे। तो आप अपने 10th का मार्कशीट दिखाओगे और अपने फोटो साइन को दिखाओगे, और इसके अलावा अपने कास्ट के फॉर्म को दिखाना वहाँ पर ले जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फॉर्म जो आप भर रहे हो ऑनलाइन में उसका प्रिंट भी वहाँ पर दिखा देना। इसके बाद वो लोग कोई ऐसा अलग से पॉइंट डॉक्यूमेंट मांगने नहीं वाले हैं। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या बोला है। आप देखो, 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और देखिए अलग अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो दोनों लेकर जाइए। देखिए इन्होंने लिखा है ना, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दोनों अलग होते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिली होंगी, तो ये सब लेकर जाए। प्लस यहाँ पर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाए, SC ST और रिजर्व वाले, ऑल इंडिया बेस पर रिजर्वेशन होंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी आप अगर राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति है तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे देश के लेवल पर यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। सभी लोग देख लेना एक बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर जब आप एग्जाम के सेंटर पर जाते हो। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक भी होता है, जो कि आपका जो है एक थंब इम्प्रेशन करा लेते हैं मशीन पर। उसके अलावा वहाँ पर एक साइन भी आपके लिए जाते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए कि आप आए एग्जाम देने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इन सब का आप सारा कुछ देख सकते हो। सेंटर पर सारी फैसिलिटीज़ होती ही है। ये सारे इंस्ट्रक्शन है आपको जो भी फॉलो करने होंगे वहाँ पर एग्जाम देने के समय। और सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। रफ शीट और कॉल लेटर ID प्रूफ मैनेजमेंट। रफ शीट kept at each कैंडिडेट will be used by the candidate after the end of examination। ठीक है, आपको एक रफ शीट दे देंगे, आप भाई आपको एक ब्लैंक सा पेपर दे देंगे। ठीक है, उसको आप लोग रफ शीट कह रहे हो यहाँ पर, और उसमें आप क्या करोगे, आप रफ वर्क करके आ जाओगे। जो भी आपको कैलकुलेशन, जो भी अपनी मैथमेटिक्स लगानी होगी वहाँ पर लगा लोगे, और एक रफ शीट को यूज़ करके आप इस एग्ज़ाम को दे दोगे। रफ शीट वहीं पर ड्रॉप करके आनी होगी, एक बॉक्स रखे होंगे वहाँ पर, उसमें आपको डाल देना है जब आप वापस आ रहे हो अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके। और यही रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी ऐसा कुछ लेकर नहीं जाएंगे। आप हो सकता है एक पेन लेकर जाएं, और अपना वाटर बोतल और बाकी सारी चीज़ें यहाँ ले जा सकते हैं। पोस्ट एग्ज़ाम कंट्रोल, आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद आप लोग सीधा अपने सेंटर से बाहर आके आ सकते हो वापस। तो यही सारी चीज़ें दी गई हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट मैंने आपको बता दी थी, अभी मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। पहले एग्जाम के सेंटर की जो लिस्ट है वो मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, आपको लिंक दिया गया, आप जाकर अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस पेमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और फॉर्म सबमिट होगा। सिंपल है। 9 जनवरी तक का समय, बहुत लिमिटेड समय। आप लोग शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग समय से भर दे फॉर्म, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
फॉर्म के अंदर अप्लाई करने के लिए फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो आप यहाँ से देख लो। इनके इंस्ट्रक्शन जो है वही आपको फॉलो करना है फॉर्म में। तो ये सारे पॉइंट आपके दिए गए हैं। पेमेंट ऑनलाइन में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और पेटीएम और भारत पे, भीम पे या फिर कोई भी ऐसा पेमेंट गेटवे ऑनलाइन में यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं आज के समय पर, आप कर सकते हो। चार्जेस लेकर भी देने वाले फैसिलिटीज़ भी हैं और बिना चार्ज के भी आपका फॉर्म फीस करवा देंगे वो पेमेंट, ऐसे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे फॉर्म में। वहीं पर लिखा होगा कि भाई आप ऐसे करोगे तो ये चार्ज लिया जाएगा, वो चार्ज लिया जाएगा, जो भी होगा आप वहाँ से देख लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए है, आप एक बार रीड करना। जनरल मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो 12th पॉइंट है ना, इसको जरूर रीड करना, इसको मत छोड़ना अगर आप इस रिक्रूटमेंट में जा रहे हो तो। आइटम्स ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जो अलाउड नहीं है, मतलब कि सपोज मान लीजिए वहां पर आपको बोल दिया वॉच नहीं ले जानी, कैलकुलेटर नहीं ले जाना, तो वो चीज़ आप मत ले जाओ, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं बोले तो मत लेकर जाओ। वहां पर अगर वो बोल रहे हैं कि आप स्मार्ट वॉच या स्मार्ट गैजेट कोई भी मत लेकर जाओ, तो आप मत लेकर जाओ, वो चीज़ वहाँ पर अलाउड नहीं बोल रहे हैं। तो आपसे वो फिर अगर बाद में आपके पास ऐसा कुछ मिलता है तो फिर वो आपका रिक्रूटमेंट के लिए आपको जो है डिबार्ट कर देंगे। ये नहीं होगा कि आप चलिए कह दिया भाई चलो ठीक है कोई नहीं एग्जाम छोड़ दो, वो साथ साथ आपको अनफेयर मीन्स के केस में डाल देंगे या फिर डिबार्ट कर देंगे। मीन्स ये होता है कि आपको निष्कासित कर देंगे 2 से 4 साल 5 साल के लिए, आने वाले कोई भी रिक्रूटमेंट में आप बैठ नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो इन्हीं ये सारे इन्होंने लिखे भी होते हैं, आप देख लो, इन्होंने लिखा है एक्शन अगेंस्ट अगर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप रीड कर लेना एक बार, और इसमें कुछ है नहीं, घबराना नहीं है आपको, ये सारे पॉइंट एक बार रीड कर लेने हैं बस। और इसको आपने फॉलो कर लिया तो बस आपका फिर सही से रिक्रूटमेंट हो जाएगा और जॉब आपके पास होगी। कॉल लेटर्स मीन्स होता है एडमिट कार्ड, जिसपे सेंटर लिखा होगा, किस जगह पर आपको जाना है, सेंटर कोड होगा, आपका रोल नंबर होगा और किस दिन और किस समय पर जाना है और किस किस रिक्रूटमेंट का एग्जाम देने जा रहा है कैंडिडेट, कौन किस नाम का कैंडिडेट जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन आपको डाउनलोड कर लेना है, जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। डिस्क्लेमर यही था आपका। तो ये आपने सारे पॉइंट देखे। अब मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसीज, मैंने आपको अभी क्लियर नहीं करे थे, अब वैकेंसी क्लियर करने जा रहा हूँ। अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद, राज्य गुजरात के अहमदाबाद जगह पर रिक्रूटमेंट रहेगी, जो कि इनको चाहिए टोटल फॉर स्टेट यूनियन टेरेटरी, ठीक है। 76 वैकेंसी टोटल है गुजरात राज्य में। 76 लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। जनरल से 31 रहेंगे, ईडब्ल्यूएस से 8 रहेंगे, ओबीसी से 21 और अनुसूचित जनजाति से 11, जाति से 5, टोटल 76 कैंडिडेट रहेंगे। और डिसेबिलिटीज वाले अपनी वैकेंसी यहाँ से रीड कर लेना, कौन कौन सी डिसेबिलिटी में क्या क्या वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन 19 वैकेंसी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के वहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ भोपाल के अंदर वैकेंसी है, जो कि आपको दिखेगी 24 और 14। छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल पूरे राज्य में सिर्फ 14 लोगों को जॉब मिलेगी। मध्य प्रदेश में पूरे राज्य में सिर्फ 24 लोगों को जॉब मिलेगी, उसमें से जनरल 12 रहेंगे और छत्तीसगढ़ में 8 होंगे 14 में से, और मध्य प्रदेश में 12 जनरल होंगे, अनुसूचित जाति से 3 होंगे, जनजाति से 4। इस तरीके से आप सारा देख लेना। दिल्ली में टोटल 21 लोगों को जॉब मिलेगी, राजस्थान में 55 लोगों को जॉब मिलेगी, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ से कितने लोगों को कहाँ कहाँ जॉब मिल रही है। राजस्थान और दिल्ली से जो लोग जा रहे हैं कि उनको दिल्ली आके जॉब लेनी पड़ेगी। कोलकाता उड़ीसा के लिए उड़ीसा जगह देख लो आप, वहाँ पर कोलकाता के अंदर वैकेंसी है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वैकेंसियाँ हैं, टोटल 78 है। और महाराष्ट्र में 118 वैकेंसी है। वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी इसीलिए है क्योंकि इनका मेन हेड ऑफिस ही महाराष्ट्र राज्य में है, इस वजह से वहाँ पर काम इस बैंक का ज़्यादा है, इस वजह से इतनी वैकेंसी इनको आ रही है। आप देख लो बिहार और झारखंड में आपको वैकेंसी दिख जाएंगी, जो कि बिहार झारखंड में अगर बात करें तो पटना एरिया में वैकेंसी आपको दिखेंगी। जोन क्यों दी गई है? जोन इसलिए दी गई है कि आपको इसी जगह पर जाके जॉब करनी है। टोटल 218 हो गए अभी तक, ठीक है। अभी आपने चीज़ ये तो समझ ली होगी। अभी आप कहोगे 218 वैकेंसी दिखाई गई है, तो जनरल की 218 है, टोटल आप देखोगे तो 484 वैकेंसी टोटल है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर स्टेट वाइज आपको अलग अलग राज्यों के अब मैं 38 अलग अलग टोटल रीजन बताने वाला हूँ जहाँ पर ये वैकेंसियाँ रहेंगी जो कि आप अब देखने वाले हो। मतलब जो आपने ऊपर वैकेंसियाँ समझी, उन्हीं वैकेंसी को अब मैं रीजन वाइज बता रहा हूँ। गुजरात के अहमदाबाद में इनको चाहिए 12 लोग, बड़ौदा में चाहिए 17 लोग, गांधीनगर में 21 लोग चाहिए, और जामनगर में इनको 11 लोग चाहिए, सूरत के अंदर 15 लोग चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनको 14 लोग चाहिए। और मध्य प्रदेश के
इंदौर में 10 लोग और मध्य प्रदेश के भोपाल में 14 लोग चाहिए। तो टोटल इस तरीके से आप देखोगे वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज वही सेम चल रहा है टेबल। फर्क इस वाले टेबल में इतना ही है कि किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में किस किस जगह पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। दिल्ली के साउथ एरिया में 13 वैकेंसी, नॉर्थ में 8 है। जयपुर और कोटा और जोधपुर में आप अलग अलग वैकेंसी देख लेना। भुवनेश्वर, उड़िया, उड़ीसा, उड़ीसा बोलते हैं लोग, कभी कभी उड़ीसा भी बोल देते हैं इसको, ये राज्य को। और इस राज्य में आप भुवनेश्वर में 2 वैकेंसी देख रहे हो जो कि कोलकाता के पास का एरिया है। और उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो जोन लखनऊ जोन है, मतलब अगर बात करें तो इस बैंक की जोन लखनऊ आएगी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बरेली, इटावा, दियोरिया दियोरिया और गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी जैसी जगहों पर वैकेंसियां हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से पूरा टेबल समझे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं एग्जाम सेंटर बता रहा हूँ। अभी आप कहोगे कि एग्जाम सेंटर आपने पीछे भी क्लियर करा था, आप दोबारा क्यों क्लियर कर रहे हो? देखिए यहाँ पर इन्होंने स्टेट और जोन दोनों ही बताया, मतलब कि किस राज्य की किस जगह पर सेंटर रहेंगे। आपको इसके अलावा कहीं सेंटर देखने को ही नहीं मिलेंगे पूरे राज्य में। आप देखिए गुजरात राज्य में आप इस रिक्रूटमेंट में जाओगे तो अहमदाबाद जोन के अंदर पूरा पूरा सेंटर रहने वाला है, जिसमें आपका अहमदाबाद आ जाता है, गांधीनगर आ जाता है, सूरत और साथ में राजकोट आ जाता है। सेम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बात करो तो आपको इसके आसपास एरिया में सिर्फ आपको भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, इन 4 जगहों के अलावा कहीं सेंटर देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम के। सेम दिल्ली राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और जयपुर और कोटा जैसी जगहों पर सेंटर देखने को मिलेंगे। उड़ीसा में भुवनेश्वर जगह के अंदर ही सेंटर होंगे, चाहे वो 10 हो चाहे वो 50 सेंटर हो, लेकिन मिलेंगे भुवनेश्वर में ही। आप उड़ीसा राज्य है, भुवनेश्वर के अलावा कहीं इनके सेंटर देखने को आपको मिलने ही नहीं वाले इस रिक्रूटमेंट के। तो टोटल मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, इसको आप एक बार थोड़ा और सही से समझे क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे वो आप यहाँ से देख लेना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म जो है अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए फॉर्म है ये, कास्ट वाला, तो आप इसको देख लो। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि आपको अब फॉर्म जाके अप्लाई करना है। आप फॉर्म अगर अभी अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि वो अभी ना मिल पाए आपको। अगर आपके पास प्रीवियस हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड हो तभी आप उसको अपलोड करें। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आपके पास कास्ट रिजर्वेशन नहीं है या आप रिजर्व्ड हो लेकिन आपके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है तो आप बिना प्रूफ के तो रिजर्वेशन ले नहीं सकते हो, इसलिए आप एक UR की वैकेंसी को ले सकते हो। OBC में आप फॉर्म देख लो, ये है। EWS का फॉर्म ये है। तो सभी लोगों से यही विनती है भाई, अपने फॉर्म्स को देख के चले। डिसेबिलिटी वाले अपने फॉर्म को देख लें यहाँ से। मल्टीपल डिसेबिलिटी का देखिए, डिसेबिलिटीज़ में भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वालों का फॉर्म अलग होता है और एक अगर किसी को एक डिसेबिलिटी है तो उसका फॉर्म अलग होता है। आप मेडिकली फिट है या नहीं है उसके लिए आपने एक सर्टिफिकेट इशू कराया होगा जिससे ये प्रूफ हुआ कि आप मेडिकल फिट हैं या नहीं है, तो वो सारी उसके लिए भी फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी यहाँ पर, आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों हर तरीके का फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा, आप देख लो यहाँ पर सारे फॉर्म दिए गए हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था। अब आप कहोगे कि इसमें जो आपने एग्जाम बताया उसका सिलेबस बता दिया, डिटेल्ड में सिलेबस नहीं बताया टॉपिक का। तो भाई 10वीं पास को ले रहे हैं तो इसमें सिलेबस का ही हार्ड होगा। आप खुद सोचो यार, 10th पास सिलेबस तो क्या ही होता है। आप अगर देखते हो तो 10th पास सिलेबस में आप देखोगे, और इसे उन्होंने बताया भी, अर्थमेटिक्स मीन्स मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, लैंग्वेज एक टेस्ट हो गई, वहाँ जो आपस में लोग जिस भी भाषा में बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज को प्रिपेयर कर लिया, प्लस आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर कर लिया ग्रामर के साथ ही, और दूसरा आपने जो है इसके अलावा अर्थमेटिक मैथ्स को कवर किया, रीजनिंग को कवर किया, बस ये, और लॉजिकल रीजनिंग, और ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। 10th लेवल का पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके 10th से भी ऊपर थोड़ा आ सकता है तो आप 12th लेवल तक का जाओ, इससे ऊपर आपका नहीं आएगा। एग्जाम में अगर क्वालिफिकेशन जितनी दे रहे हैं उतना ही पूछने वाले हैं, क्योंकि आप अगर मान लो 10वीं पास को जॉब दोगे तो आप उससे ग्रेजुएशन के सवाल तो पूछोगे नहीं पेपर में। तो वही वाली बात है, 10th पास की अगर वैकेंसी है तो 10th लेवल तक का ही सिलेबस देखने को मिलेगा। डिटेल्ड सिलेबस जब आएगा आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। अभी के लिए आप यही करो, प्रीवियस ईयर वाले डेटा उठा के देखो, प्रीवियस ईयर के आपके PYQs लगा लो और वही आपका ये रिक्रूटमेंट निकाल देंगे। और आप ये भी देख लेना कि इन्होंने जो प्रीवियस ईयर में जो इस रिक्रूटमेंट में जो भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं वो आपको मिल जाते हैं, आप सर्च करोगे तो उस तरीके से आपका ये
हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा जब आता है डिटेल्ड वाला। अभी के लिए आपका मेन सिलेबस के टॉपिक्स आपको पता लग गए। अगर बात करें तो 9 जनवरी में आपको फॉर्म बंद होगा और इसके बाद ये आपका फरवरी 2024 के फरवरी मिड में जाके एग्जाम होगा, यानी कि फॉर्म क्लोजिंग के बाद 1 मंथ का समय मिल रहा है इस एग्जाम को तैयार करने का, जो कि एक लिमिटेड समय है और एक सही समय है 10th पास जॉब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे क्लिक कर लेना, अप्लाई करने का लिंक रहेगा, सारे डेट्स दिए गए, कब कब क्या क्या हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए याद रखिए जो लोग 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सक्सेसफुली, वही लोग अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी तक कंफर्म कर ले सभी लोग, ठीक है। और फॉर्म का प्रिंट आप 24 जनवरी तक भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्म सबमिट आप 9 जनवरी तक कर दो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन भी 9 जनवरी को ही क्लोज होगा, लेकिन फॉर्म का प्रिंट, मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म की डेट्स क्लोज हो गई, लेकिन किसी लोगों ने फॉर्म का प्रिंट नहीं लिया, तो वो लोग 10 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में प्रिंट ले सकते हैं। अब प्रिंट लेना इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप फॉर्म का प्रिंट नहीं लोगे और बाद में आपसे रेफरेंस के लिए प्रिंट मांगा गया और आप नहीं दिखा पाए, तो ऐसे में आपको फिर ये वो मान सकता है कि भाई आपने इस फॉर्म को भरा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ आपको बताई जा रही है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन दो, फोटो साइन अपलोड करो, डिटेल्स डालो, प्रीव्यू करो, अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर फोटो साइन, और यहाँ पर अपलोड में आपका बाकी चीज़ें होंगी, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, और इसके बाद आप यहाँ से पेमेंट कर देना, एंड वाला ऑप्शन पेमेंट का है, और उसके बाद आप सबमिट करोगे, बस इतना हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट लेना है, बस आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। आप कहोगे तो फॉर्म का फिलअप का वीडियो आपके लिए आ जाएगा। सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। यही आपके लिए था। 484 टोटल वैकेंसीज है, ऑल इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट चल रहा है। आप हरियाणा से हो, झारखंड से हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर कोई भी ऐसी जगह पूरे देश में आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, आपको ये जॉब मिल जाएगी क्योंकि आप सब लोग एलिजिबल हो। कोई डाउट लग रहा हो कमेंट में बताएं और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में फैलाएं, भारत देश में एक एक गली मोहल्ले तक फैलाएं। यही आपके लिए अपडेट था। मैं आपसे मिल रहा हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।